स्टॉक एक्सरे इसमें हम बात करेंगे आज एफआईज की बाय की। एफआईज कहाँ बाय कर रहे हैं, कहाँ सेल कर रहे हैं, अक्टूबर का डेटा और नवंबर का डेटा कैसा रहा, कहाँ पर एफआईज बाय करते हुए नजर आए। एक बार पूरा डेटा देख लेते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम रणनीति बना सकते हैं और ज़्यादा क्लियर हो सकते हैं। अक्टूबर मंथ में एफआईज ने ऑटो सेक्टर में लगातार सेल किया, फिर 15 नवंबर तक भी एफआईज ने सेल किया था। इस डेटा 15 नवंबर तक का हमने डेटा आपके साथ शेयर भी किया था, लेकिन अब नवंबर 16 से नवंबर 30 तक का भी डेटा है। तो अगर हम पूरा देखें तो ऑटो सेक्टर में एफआईज लगातार सेल ही करते हुए जा रहे हैं। अक्टूबर नवंबर में कैपिटल गुड्स में उन्होंने पहले अक्टूबर से लेकर और 15 नवंबर तक तो सेल किया, लेकिन नवंबर के सेकेंड हाफ में उन्होंने अच्छी बाइंग भी की है। एफएमसीजी में भी यही हाल है, उन्होंने सेकेंड हाफ में नवंबर के बाइंग की है। सबसे ज़्यादा बीएफएसआई में अगर हम देखें तो एफआईज ने करीब 33,000 करोड़ से ज़्यादा का माल बेचा था अक्टूबर से और 15 नवंबर तक, लेकिन 9,597 करोड़ की बाइंग की है उन्होंने 16 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में। ऑयल एंड गैस में अभी भी उनकी सेलिंग नहीं रुकी थी नवंबर तक, नवंबर सेकेंड हाफ में भी उन्होंने सेल ही किया है। मेटल में उन्होंने माइल्ड बाइंग की है, लेकिन इसको हम कह सकते हैं कि सेलिंग उनकी रुकी है जो उन्होंने 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में की थी। रियल्टी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर कि एफआईज नवंबर के पूरे महीने में 1 नवंबर से 15 नवंबर और 16 नवंबर से 30 नवंबर तक दोनों ही फोर्टनाइट में खरीदते हुए नजर आए। हालांकि उनकी अक्टूबर में सेलिंग थी। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एफआईज अच्छी बाय कर रहे हैं, नवंबर महीने में उन्होंने बाय किया, हालांकि अक्टूबर में उन्होंने वहां भी सेल किया था। आईटी सेक्टर एक इमर्ज हो रहा है सेक्टर, क्योंकि यहां पर अक्टूबर में जितनी सेलिंग नहीं थी उससे ज़्यादा की बाइंग उन्होंने नवंबर मंथ में कर लिया, दोनों फोर्टनाइट में कर लिया। तो ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग सेक्टर बन रहा है। फार्मा में उन्होंने नवंबर में 1 नवंबर से 15 नवंबर तक थोड़ा डिफेंसिव बाइंग की थी, लेकिन 16 नवंबर के बाद 30 नवंबर तक उन्होंने कोई खास बाइंग नहीं की, इनफैक्ट तो माइल्ड सेलिंग ही है उनकी। केमिकल सेक्टर ऐसा था जो कि 15 नवंबर तक तो बाय रडार पर चल रहा था, हालांकि 16 नवंबर के बाद थोड़ी सी वहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग की है एफआईज ने। अंशुल, मैं 3-4 सेक्टर्स पर बात करूंगा। ऑटो सेक्टर में एफआईज की सेलिंग रुक नहीं रही है। क्या करें सर, ऑटो काउंटर्स में जो लोग फंसे हुए हैं लाइक मारुति, टाटा मोटर्स, होंडाई और जो हीरो मोटो, बजाज ऑटो, टीवीएस, कोई लग रहा है आपको कि बॉटमिंग आउट हो चुका है या अभी इन काउंटर से दूर रहें, क्या करें? सर इतने समय में आप दो चीज तो समझ गए होंगे कि मेरे को दो चीज से डर लगता है। एक, मिड कैप स्मॉल कैप काउंटर में अगर बाइंग क्लाइमैक्स हुआ है तो मैं बिल्कुल उनको छेड़ना नहीं पसंद करता। दूसरा, अगर कहीं ब्रेकआउट फेल हुआ है तो फिर उन काउंटर्स को नहीं छेड़ता हूं। सीएनएक्स ऑटो में फाइनली एक ब्रेकआउट आया था वीकली चार्ट पे 23 सितंबर वाले वीक में, और 30 सितंबर वाले वीक में पहले तो गैप डाउन खुला था और वीकली लो से भी 1% नीचे जाके क्लोज हुआ था। वहां से मैं बार बार आपके ही चैनल पे बार बार बोल रहा हूं कि यहाँ पे फील्ड ब्रेकआउट आया है। सीएनएक्स ऑटो का पहला टारगेट 22,000 आता है, उस समय इंडेक्स 25,800 चल रहा था, अभी है 23,900। तो 22,000 प्रिसाइसली मैं आपको लेवल बता देता हूं, लो है 22,026, यहां तक सीएनएक्स ऑटो आते हुए दिख रहा है। तो अगर इंडेक्स में यहां से 10% की फॉल दिख रही है तो बट नेचुरल है कि इंडिविजुअल काउंटर्स में भी डाउनसाइड रहेगी। इकलौता काउंटर इसमें टीवीएस मोटर अच्छा लगता है। इमीडिएटली अगर आपको खरीदना है तो टीवीएस मोटर थोड़ा 19-20 के प्राइस में मिल जाएगा, लेकिन बाकी काउंटर्स में भी काफी डाउनसाइड दिख रही है। उसी समय 1,065 पे हमने टाटा मोटर सेल बोला था 771 के लिए, वो नीचे आ गया। मारुति सेल कराया था, वो भी नीचे आ गया। मारुति में भी अभी डाउनसाइड 9,600 तक दिख रही है, अभी 11,300 चल रहा है। तो ऑटो सेक्टर में अभी बहुत समय बचा है फ्रेश बाइंग के लिहाज से। अभी यहाँ से 10% इंडेक्स का टूटना बाकी है, तो काउंटर्स तो कोई 8%, कोई 15%, लेकिन ऑन एन एवरेज सारे काउंटर्स 10% टूटेंगे। जी, दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्टर सर मैं बात करूंगा, ये है ऑयल एंड गैस सेक्टर। यहाँ पर भी एफआईज की सेलिंग रुक नहीं रही है। इन्होंने 21,444 करोड़ का माल अक्टूबर में बेचा और करीब 13-14 हज़ार करोड़ रुपए की वैल्यू इन्होंने नवंबर मंथ में बेच दी है। अगर आप दोनों फोर्टनाइट का मिला लें, 7214 करोड़ और 6132 करोड़, तो करीब 13 से 14 हज़ार करोड़ के बीच में ये वैल्यू बनती है और 21,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग इनकी अक्टूबर में बैठती है। सर, ऑयल एंड गैस में लग रहा है आपको कि कोई पर्टिकुलर थीम पर ये बेच रहे हैं
कहीं पर इस तरह के चार्ट पैटर्न बन रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पॉकेट है जहां पर कि पिटाई हो रही है। एक तो मुझे याद आ रही है कि एक जो गैस वाली कंपनियां थी, जो सिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनीज थी, वो पिटी थी। रिलायंस भी अक्टूबर नवंबर में काफ़ी तेज़ी से पिटा था, क्योंकि हैवी वेटेज है तो वहाँ पे थोड़ा सा भी अगर स्टेक बेचेंगे तो बड़ा माल बिक जाएगा। लेकिन ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज रिकवर होते हुए भी नज़र आ रही हैं। कैसे करें सर प्ले? सर ऑयल एंड गैस में आपने एकदम सही आइडेंटिफाई किया, ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाले स्टॉक्स। इसके अलावा गेल और पेट्रोनेट इस टाइप के काउंटर पिटे हैं, और सबसे बड़ी वजह थी रिलायंस। इसमें ऊपरी स्तर पे एफआईए ने अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग की है, और अब रिलायंस मंथली सपोर्ट पे आके खड़ा हुआ है। वीकली चार्ट पे हैमर बनाया था, तब भी हमने उस वीक डिस्कस किया था कि हैमर बनाए, यहाँ से पुल बैक अच्छा डीपर आएगा। तो 1265 से ऑलरेडी लगभग 100 पॉइंट का रिलायंस पे पुल बैक आ चुका है। अब ये वापस से ऊपरी स्तर से थोड़ा सा पुल बैक आ रहा है। नेक्स्ट लेग में ये स्टॉक 1400 1420 तक निकल जाएगा, और ओवरऑल 2-3 साल का समय देते हैं तो ये स्टॉक 2000 प्लस का टारगेट दिखा रहा है। तो हम इस पूरे सेक्टर में अगर एक स्टॉक बोलेंगे आइडेंटिफाई करने, तो मैं रिलायंस उठा लूंगा। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए पड़ा हुआ है। दूसरे काउंटर्स आप मुझसे बोलेंगे तो आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल बहुत बेहतरीन लग रहे हैं। क्रूड के प्राइसेस नीचे जाना स्टार्ट हो रहे हैं। इनके जो भी प्रॉब्लम्स थे वो इनने पिछले क्वार्टर के रिजल्ट में पूरी बैलेंस शीट अपनी क्लीन कर ली है। तो अब इनके पास नेगेटिव कुछ नहीं बचा है, जो आना है पॉजिटिव आना है। तो ये 3 काउंटर्स भी आपको अच्छे रिटर्न देंगे। तो ये 4 काउंटर बनते हैं, ऑयल एंड गैस में आपको बाई करके रखना चाहिए। जी। कंस्ट्रक्शन सेक्टर सर, इसमें भी अच्छी बाइंग कर रहे हैं एफआईज। ज़्यादा कंपनियां होती नहीं है इस सेक्टर में, रियल्टी में तो होती हैं, मैं रियल्टी पर भी बात करूंगा। लेकिन कंस्ट्रक्शन, चूँकि एचसीसी, एनसीसी, पटेल इंजीनियरिंग, इस तरह की कंपनीज पर हमारे दर्शकों के काफ़ी सवाल आते हैं। इनमें कोई पैटर्न बनना है सर की रिवर्सल? क्योंकि एफआईज माल खरीद रहे हैं। अब कौन सी पर्टिकुलर कंपनी में खरीदा ये तो कहना मुश्किल होगा, लेकिन उनका सेक्टर में अगर एलोकेशन आ रहा है तो कहीं ना कहीं बुलिश टोन तो आएगी। तो बुलिश टोन कौन से काउंटर्स पर देखने के लिए मिल सकती है सर? देखिए, कंस्ट्रक्शन में इसमें कंस्ट्रक्शन व्हीकल तीनों दोनों चीजें आ जाती हैं। तो कंस्ट्रक्शन में एसीई, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, इस काउंटर में वीकली चार्ट पे एक फ्लैगिश पैटर्न का ब्रेकआउट बन रहा है। तो 1460 निकलने के बाद इस काउंटर में आपको बाइंग करके चलना चाहिए। बहुत आराम से 2000 रुपए प्लस के टारगेट दे देगा। लेकिन बाकी जो छोटे छोटे काउंटर्स आपने डिस्कस किए, वैसे ही मिड कैप स्मॉल कैप का समय नहीं है, ऊपर से पिटे हुए बहुत हैं, तो केवल पुल बैक दिख रहा है। बट स्ट्रेंथ अगर प्ले करना है तो आपको एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में प्ले करना चाहिए 2000 के टारगेट के साथ। बिल्कुल। बाकी सर एचसीसी और इनमें पटेल इंजीनियरिंग और आईआरबी इंफ्रा, इन पर चार्ट बता दीजिए कैसे दिख रहे हैं इनके? देखिए, पटेल इंजीनियरिंग में अगर आप पकड़ेंगे तो पुल बैक मूव है, 68 69 तक आ सकता है। पटेल इंजीनियरिंग में मैनेजमेंट चेंज है, तो अगर मैनेजमेंट थोड़ी सी एक्टिव रही और रिजल्ट्स अगर 2 क्वार्टर के ठीक दे दिए, तो फिर ये काउंटर में 100 रुपए तक की मूव बन जाएगी। लेकिन एचसीसी, एनबीसीसी, आईआरबी, जीएमआर इंफ्रा, इन सारे काउंटर्स में कोई बहुत अच्छी मूव नहीं दिख रही है। प्री बजट रैली एक्सपेक्टेशन है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बड़ा स्पेंड आएगा, उस चक्कर में आपको एचसीसी कहीं भी 51 52 तक मिल जाएगा। एनबीसीसी आपको ऊपर में रैली में 110 रुपए तक मिल जाएगा। आईआरबी पुल बैक लेता है तो आपको कहीं भी 65 66 के लेवल तक मिल जाएगा। बट ये वीकर काउंटर्स हैं। स्ट्रेंथ आपको या तो एस में दिख रही है या पटेल इंजीनियरिंग में एक्सपेक्टेड है कि स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी। जी। रियल्टी काउंटर में को सही सर कोई अच्छा लग रहा है, क्योंकि एफआईज ने करीब करीब 2000 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग की है नवंबर मंथ में। हालांकि उन्होंने अक्टूबर में 1390 करोड़ की सेलिंग की थी, लेकिन अक्टूबर और नवंबर की अगर उनकी सेलिंग और बाइंग को मर्ज कर दें तो नेट में उनकी बाय आ जाती है रियल्टी स्पेस में। सर कोई काउंटर है जहां लग रहा है आपको एलोकेशन आ रहा है या स्ट्रेंथ लग रहा है चार्ट पर? सर इसमें एक काउंटर है, एक तो बड़ा हो गया एलएनटी, लेकिन छोटे काउंटर में आपको याद होगा हमने अरियन सुपर स्ट्रक्चर डिस्कस किया था 340 के रेंज में। वो देखिए 433 रुपए आ गया, और आपको क्लियरली दिख रहा है कि एफआईआई की उस जोन में बाइंग भी हो रही है। तो एक अरियन सुपर स्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन लग रहा है। इसके अलावा अगर आप पकड़ें तो डीएलएफ में कुछ हद तक बाइंग है, 950 रुपए मिल जाएगा। बाकी इसमें हमने इंडियन होटल से रिकमेंड किया था, वो अभी भी तेज लग रहा है। पुल बैक में कहीं भी मिलता है तो बाई करके चल सकते हैं, वहां अच्छी खासी तेजी डेवलप होती हुई दिख जाएगी। एक थोड़ा सा लिक्विड काइंड ऑफ काउंटर है रुस्तम जी, यहाँ पे भी 709 के आसपास चल रहा है, ऊपर में 800 रुपए मिल सकता है। बट जो बेस्ट काउंटर अगर आप कहेंगे मुझसे पिक करने के लिए,
तो मैं एक ही काउंटर पिक करूंगा, प्रेस्टीज एस्टेट। प्रेस्टीज एस्टेट में बहुत अच्छी तेजी डेवलप होती हुई दिख रही है, और इस काउंटर में आपको 2100 2150 तक की मूव इसी स्विंग में मिल सकती है। तो अगर पूरे सेक्टर में एक काउंटर बोलेंगे पिक करने, तो मैं प्रेस्टीज एस्टेट कर लूंगा। दूसरा बोलेंगे तो गोदरेज प्रॉपर्टी और लोडा डेवलपर। तीसरी चॉइस पे फिर मैं जाता नहीं हूँ। बिल्कुल। बैंकिंग स्पेस में सर बड़ा भूचाल आता हुआ दिखाई दिया था अक्टूबर से और 15 नवंबर तक। तो एफआईज ने करीब 33,000 करोड़ का माल बेचा, लेकिन 16 नवंबर के बाद से एफआईज बुलिश हो गए हैं। कहाँ पर मौके मिलेंगे? और एक हमारे दर्शक भी हैं दीपक सिंह जी, वो सवाल पूछ रहे हैं यस बैंक के टारगेट क्या रहे हैं सर, क्या रखना चाहिए? सर अगर बैंकिंग बुलिश हैं, एफआईज थोड़ा सा अपना माल दोबारा से प्लस कर रहे हैं, तो क्या ये छोटे मझोले बैंक चल पाएंगे यस बैंक टाइप के? सर अब यस बैंक में अगर आप देखेंगे 420 रुपए से गिरते आया है, तो कितने लोग इसमें फंसे होंगे। हर रैली पे इसमें कुछ ना कुछ सेलिंग आएगी। तो वहां प्ले कीजिए जहां ऑल टाइम हाई के पास है, या एटलीस्ट 4 5 साल के हाई के आसपास है। तो यस बैंक में वो 25 26 रुपए पे आके वापस से सेलिंग प्रेशर फेस करता हुआ दिखेगा, ऐसा लग रहा है। बट स्ट्रेंथ प्ले करना है तो बेस्ट चॉइस आपकी एचडीएफसी बैंक होनी चाहिए। अभी भी 200 रुपए का मूव बचा है। आईसीआईसीआई होनी चाहिए, 150 रुपए का मूव बचा है। एक्सेस होना चाहिए जहां कम से कम 300 रुपए का मूव है, लेकिन मार्केट कैप उसका इन दो के मुकाबले कम है, तो 300 रुपए का मूव थोड़ा सा समय लेके आएगा। तो अगर आपको बैंकिंग में रहना है, ये तीन टॉप पिक्स होने चाहिए आपके। इसके बाद चौथी पांचवी चॉइस देखने का कोई मतलब नहीं है, जब टॉप 3 में इतना अच्छा रिटर्न दिख रहा है तो। जी। आईटी काउंटर वैसे तो सर लार्ज कैप आईटी इतनी सारी हैं कि उसी में ही सारा इंडेक्स जो मैनेजमेंट भी हो जाता है, और उसमें अगर सेलिंग भी एफआईज को सेलिंग या बाइंग करनी होती है तो वो थोड़ी सी बाइंग में ही करोड़ों में मामला पहुंच जाता है। 2899 करोड़ की सेलिंग की थी इन्होंने अक्टूबर में, लेकिन नवंबर में इन्होंने 15 नवंबर तक 3087 करोड़ की, और 16 नवंबर से 2429 करोड़ की बाइंग की है आईटी में। सर कैसे देख रहे हैं आईटी काउंटर्स को? एक हमारे दर्शक हैं वो भी सवाल पूछ रहे हैं, लीना देशमुख जी हैं विप्रो पर सवाल पूछ रहे हैं, राम सिंह जी सवाल पूछ रहे हैं। आई थिंक एक दर्शक हैं जो कि एम्फेसिस पर सवाल पूछ रहे हैं, राम सिंह जी ही हैं। सर क्या करें, विप्रो, एम्फेसिस और बाकी कोई लीडिंग आईटी कंपनी जो आपकी रडार पर आती हो? देखिए सर, एम्फेसिस मेरे को बहुत बेहतरीन लग रहा है। एम्फेसिस में पूरा वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो 151 हफ्ते का स्ट्रक्चर है, भले 152 हफ्ता हो गया है, स्ट्रक्चर ब्रेकआउट आने की कगार पे है। जैसे ही 3200 रुपये निकलेगा, 3200 3220, इस काउंटर में 4000 तक की अपसाइड बनेगी। ये पूरा स्ट्रक्चर 2021 से बना रहा है, यानी 3 साढ़े 3 साल लग गए इसको पूरा बनाने में। जब भी ब्रेकआउट देगा तो कम से कम 1 सवा साल तेजी रहेगी, और 4000 का पेसिमिस्टिक टारगेट है। बट अगर आपको सेफर नेम्स प्ले करना है तो इन्फोसिस भी बहुत अच्छा लग रहा है, 2400 रुपये जा सकता है वो।